हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव। आप लोग देख रहे हैं इनऑर्गेनिक सुपर सीरीज। हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि दुनिया का सबसे शानदार टॉपिक है केमिस्ट्री के टर्म्स में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम लोगों ने सीखा था पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में एंड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के टर्म्स में बॉन्डिंग क्यों होती है और कैसे होती है। हम लोगों ने वहां देखा, हम एक डिफिकल्टी फील कर रहे थे कि यदि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डायरेक्टली उनके डायरेक्शंस के हिसाब से यदि बॉन्डिंग को सेट किया जाए तो जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे जियोमेट्री या शेप या स्पेस अरेंजमेंट को अरेंज करना या डिसाइड करना पॉसिबल नहीं था। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे उन्हें अरेंज किया जाए, कैसे किसी कंपाउंड की जियोमेट्री को डिसाइड किया जाए। आज की क्लास में मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के 3 मेथड सिखाऊंगा डिटेल्ड, जो कि सुपर ट्रिक्स कह लो, चाहे इजी ट्रिक कह लो, चाहे धूम ट्रिक कह लो, कोई सी भी ट्रिक कह लो, वो सारी ट्रिक्स भी कह सकते हो, वो सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड भी है। कोई भी ट्रिक बिना कॉन्सेप्ट की नहीं होती, तो मैं आप लोगों को उन ट्रिक्स के पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन को हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हो हाइब्रिडाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। यदि आप हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से पढ़ते हो तो आप लोग किसी भी कंपाउंड को देख के ही, उसकी शक्ल देख के आप उसकी जियोमेट्री, उसकी शेप, ये सारी चीज़ें इजीली बता सकते हो। कितने बॉन्ड एंगल होंगे, स्पेस में कौन कहाँ पे अरेंज है, तो कैसे पता चलता है, यही सब हम शुरुआत करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं देखा है तो एक बार आप उसे ज़रूर देखिए। आप अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, फिर आप लोग देखिए। आप लोगों को आज की क्लास में डबल मज़ा आएगा। तो आई बटन में आप लोगों को प्रीवियस वीडियो मैंने दे रखा है, जिसमें मैंने वीबीटी में ओवरलैपिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों चीज़ें सिखाई थी। अब शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन। आप यूँ मानिए, हाइब्रिडाइजेशन एक तरह से एक इस तरह की घटना है जिसमें एक एटम पहले अकेला घर पे था और इसके घर पे कोई फंक्शन नहीं था, ये नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहा था। इस सिचुएशन में कुछ s ऑर्बिटल्स थे, कुछ p ऑर्बिटल्स थे, कुछ d ऑर्बिटल्स थे और कुछ कुछ में इलेक्ट्रॉन्स थे। तो आप लोग जानते हो ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, बिटवीन एक्स वाई एक्सिस, बिटवीन वाई जेड एक्सिस, हर जगह अलग अलग तरीके से इसने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर रखा था, डी में, एस में, पी में। इसका एक अपना खुद का अरेंजमेंट था। ठीक, अब क्या हुआ, अब इसके घर बारात आने वाली है, मतलब मेहमान आने वाले हैं। तो ये बारात आने का मतलब इस एटम के सराउंडिंग में, ये ए है, पहले प्योर एटम है, ये अकेला था। अब इसकी सराउंडिंग में कुछ दूसरे एटम बी, सी, बी, डी, कुछ भी ए बी सी डी, जो भी आपका मन करे, कुछ दूसरे एटम्स इससे बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में क्या ये रिजिड रहेगा? क्या हमारे घर पे बारात आ रही हो या हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हो तो क्या हम रिजिड होके बैठ जाएंगे? नियम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, आप आओ नहीं आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअल में जब गेस्ट आएंगे, जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे एटम्स इससे मिलने आएंगे, मतलब बॉन्डिंग करेंगे, इस केस में इसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा। आप लोग जानते हो बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? केवल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि इसने अपने हिसाब से सेट कर रखे थे, अब ये इनको कुछ इस तरह से सेट करेगा कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बहुत स्टेबल सिस्टम हो जाए। बस पूरी स्टोरी इसी बेसिस पे चलेगी। अब हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन के पोस्टुलेट्स, उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे शेप जियोमेट्री फाइंड आउट करनी है, ये सब इस क्लास में धीरे 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 होता चला जाएगा। लेकिन इस थ्योरी का बेसिस यही है और रियली इसी कॉन्सेप्ट पे बनी है। लड्डुओं वाली कहानी नहीं सुनाऊंगा आप लोगों को। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक एटम में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा था, उस पर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। अलग अलग एरिया हमने डिफाइन करे थे, दीज एरियाज आर ऑर्बिटल्स। और हमने कहा था एक एटम में यहाँ 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 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये उसका खुद का अरेंजमेंट है। क्या जब वो मॉलिक्यूल बनाएगा, क्या जो दूसरे एटम से बॉन्डिंग करेगा, तब क्या वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जहां पे उसने सेट कर रखे थे, क्या वो इफेक्ट होंगे? यदि होंगे तो उन्हें वो किस तरह से सेटल करेगा? यही हाइब्रिडाइजेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। हमारी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को
हाइब्रिडाइजेशन की एक बेसिक डेफिनेशन बताता हूं। हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन ये है कि किसी एक एटम के, ध्यान रखना, किसी एक एटम के, यहां हर एक टर्म पे फोकस करना क्योंकि एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, किसी एक एटम के नियरली सेम एनर्जी वाले, एनर्जी का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और मिक्स होकर नए टाइप के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि ऑर्बिटल्स having nearly same energy are mixed with each other to form new hybrid ऑर्बिटल्स। ध्यान से देखिएगा, तो ऑर्बिटल्स, यहां पे एक और चीज मेंशन कर देता हूं, ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, ये बात जरा फोकस करिएगा। ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम हैविंग नियरली सेम एनर्जी आर मिक्स्ड। तो यहां पे दो चीजें ध्यान रखने की है, दो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसके लिए कंडीशन है उनकी एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए और वो मिक्स होके क्या करते हैं, नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये वैसा ही है कि जैसे आप लोग जो है तरह तरह के लड्डुओं को मिक्स कर दीजिए, जैसे इसमें s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, सबको मिक्स कर दीजिए और जो रिजल्ट बनेगा ना, ये सब के सब ऑर्बिटल्स एकदम सेम होंगे। मतलब अलग अलग छोटे टाइप के, बड़े टाइप के, भांति भांति के लड्डू ले आइए, जहां जैसा मन करे वैसे वैसे लड्डू उठा लीजिए, उन्हें मिक्स कर दीजिए और इनकी मिक्सिंग से जो नए लड्डू बनाएंगे तो ऑब्वियसली उन सब में उन पुराने वाले सभी लड्डुओं का टेस्ट होगा। जैसे आप लोग 2-4 बूंदी के लड्डू ले आए, 2-4 मोतीचूर के लड्डू ले आए, है ना, और इन सभी लड्डुओं को आपने मिक्स कर दिया। अब जो नए लड्डू बने ना, ये क्या होंगे, एकदम सभी को क्योंकि मिक्स कर दिया है तो ये सभी के सभी लड्डू आइडेंटिकल शेप के हम बनाएंगे और इन सभी का टेस्ट क्या होगा, नियरली सेम होगा। ऐसा ही नियरली ऐसा ही आप लोग समझ सकते हो कि अलग अलग ऑर्बिटल्स एक ही एटम के, ध्यान रखना, ये हैं ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। ये ऑर्बिटल्स कौन से, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। मैं ऑफ एन एटम पे बार बार फोकस कर रहा हूं, तो दो चीजें ध्यान रखना, एक तो ऑर्बिटल और एक ही एटम के ऑर्बिटल। तो ये दो ऑर्बिटल, ये गोल गोल था, ये ऐसा था, ये मिक्स होकर 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्होंने बना दिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसी चीज को, इस लड्डू वाली कहानी को सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए बताया जाता है कि ऐसे ऐसे मिक्स कर दो, ऐसे लड्डू बना दो, etc। रियल कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें पहले s ऑर्बिटल ऐसे हुआ करता था, स्फेरिकल, p ऑर्बिटल डम्बेल, d डाई डम्बेल, ये सब अपने अपने ओरिएंटेशंस पे थे। लेकिन अब वैलेंस शेल वाले नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को इस एटम ने इस तरह से रीअरेंज कर दिया ताकि जब बारात आए तो कोई समस्या नहीं हो। तो ये एटम अपने वैलेंस शेल वाले ऑर्बिटल्स को किसी एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे सेट कर देगा ताकि इन सभी एटम्स के साथ ये प्रॉपर बॉन्डिंग कर सके। तो ऑब्वियसली एकदम नया अरेंजमेंट होगा और दिस अरेंजमेंट और दिस मिक्सिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा इसी शेप का होगा, चाहे वो कोई सा भी ऑर्बिटल हो। सभी ऑर्बिटल्स में आप लोगों को यही शेप मिलेगी, इट इज एटम एंड एक तरफ बड़ा लोब, एक तरफ स्मॉल लोब। इस स्मॉल लोब को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है और इस तरफ इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। प्लस का यहाँ पे कोई चार्ज से मतलब नहीं है। प्लस जैसे हम किसी का नाम कल्लू रख दें या किसी का नाम मोटू रख दें तो इसका मतलब ये नहीं वो काला या मोटा ही होगा, कई बार ऐसे ही नाम रख देते हैं। वैसे ही प्लस एंड माइनस वेव की फेज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर के होते हैं। तो इसे हम एमओटी में अच्छे से सीखेंगे, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जनरली हम लोग बड़े वाले लोब को क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, स्मॉल वाले लोब को क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। ठीक, अब थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा सा टाइम लगेगा अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में। ऐसे कई सारे ऑर्बिटल बनेंगे
जब वो हाइब्रिड करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा एक एटम। अब कुछ नियम हैं हाइब्रिडाइजेशन के, किन किन कंडीशंस में हाइब्रिडाइजेशन करना है और कैसे कैसे हाइब्रिडाइजेशन करना है, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसी स्टोरी को हम बहुत प्रॉपर वे में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उन रूल्स को या उन पोस्टुलेट्स को जान लेते हैं जो कि हमें चाहिए होंगे अभी। तो सबसे पहले इसे हटा देते हैं प्यारे बच्चों और पोस्टुलेट्स को जान लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं व्हाट आर द पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स या आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हो इन्हें, पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के पोस्टुलेट्स क्या हैं? फर्स्ट थिंग, देखो एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट थिंग, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन नॉट इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो फर्स्ट थिंग कि वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स of an atom having nearly same energy। देखिए पहली बात, वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम हैविंग नियरली सेम एनर्जी कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? हाइब्रिडाइजेशन में किसी एक एटम के ऑर्बिटल्स, अलग अलग एटम के ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं होंगे, एक ही एटम के नियरली सेम एनर्जी वाले वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स इसमें मिक्स होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड थिंग कि क्योंकि ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर वो वैकेंट हो सकता है। यहां कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो वैकेंट हो, चाहे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, चाहे उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, इसलिए मैं इसे अलग से लिख देता हूं कि एनी वैकेंट और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट। मतलब यहां ये कंडीशन नहीं है कि कैसा होना चाहिए, वो कैसा भी हो, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पे मत देखो, इलेक्ट्रॉन्स पे फोकस मत करो, बॉन्डिंग कंप्लीटली ऑर्बिटल्स पर बेस्ड है। तो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड नहीं करें। ठीक, चलिए थर्ड पॉइंट, जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स participate in hybridization just equal to number of hybrid orbitals formed। जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही बनेंगे। 3 पोस्टुलेट आप लोगों के क्लियर होंगे। पहला, एक ही एटम के नियरली सेम एनर्जी वाले वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। दूसरी बात, वैकेंट हो चाहे फुल फिल्ड हो चाहे हाफ फिल्ड हो, हर तरह का ऑर्बिटल एलिजिबल होता है। तो घर के सारे परिवार के लग जाते हैं, छोटे बड़े मोटे, है ना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए बनेंगे, कोई नया ऑर्बिटल जनरेट नहीं होगा, कोई पुराना बर्बाद नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल, सभी के सभी आइडेंटिकल होते हैं इन एनर्जी एंड शेप। सभी के सभी ऑर्बिटल्स एनर्जी एंड शेप में आइडेंटिकल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सभी के सभी ऐसे ही बनेंगे, सबकी शक्ल सूरत ऐसी ही होगी, चाहे वो एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
hybrid orbitals arranged in the space, इसमें मैं यहाँ पे कंटिन्यूस कर रहा हूँ, in the space which is responsible for geometry of compound। मतलब किसी एक कंपाउंड में जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ये सब के सब स्पेस में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज होंगे। इस अरेंजमेंट से उस कंपाउंड की जियोमेट्री डिफाइन होगी। और अंतिम पोस्टुलेट जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिक्स्थ पोस्टुलेट, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स either form sigma bonds or have lone pairs। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से देखना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, या तो ये क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, या फिर इनमें लोन पेयर होते हैं। इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि मैंने लिखा और इस तरह से एक चीज़ को समझाया तो थोड़ा टाइम लगा, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक एटम के वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं, नेवर, ऑर्बिटल्स of valence cell having nearly same energy are mixed together and form new hybrid orbitals। hybrid orbitals more directional होते हैं। obviously दिख रहा है कि ये particularly एक ही डायरेक्शन में होते हैं जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बनाना है। कल हम ओवरलैपिंग में ये सीख रहे थे ना कि दो एटम जहां बॉन्ड बनाएंगे इलेक्ट्रॉन को उनके बीच में होना चाहिए। ऑब्वियसली इसने यही काम किया है, वही थीम है, वीबीटी की अप्रोच है। हाइब्रिडाइजेशन जो है ये वीबीटी की ही अप्रोच है प्यारे बच्चों, है ना। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को कहाँ होना चाहिए, बॉन्डेड एटम्स के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सियल पार्ट पे आ रहा है, इसीलिए ये कैसा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन एक तरह से रीअरेंजमेंट है ऑर्बिटल्स का। अब इस रीअरेंजमेंट में रूल्स क्या हैं, तो सबसे पहला रूल है कि ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। एक ही एटम के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल मत ले आना। दूसरी बात, ऑर्बिटल वैकेंट है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कि ऑर्बिटल्स जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने हमें नए मिल जाते हैं। नेक्स्ट है ये सभी ऑर्बिटल्स जो हैं आइडेंटिकल होते हैं सेम एनर्जी में। नेक्स्ट है ये ऑर्बिटल्स स्पेस में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट करते हैं एंड दिस अरेंजमेंट गिव यू व्हाट, दिस अरेंजमेंट गिव यू जियोमेट्री ऑफ कंपाउंड। तो ये इतना सा जो पोर्शन है ना, इसे यहाँ से सेपरेट आउट कर देते हैं ताकि ये मिक्स नहीं हो, ये अलग है भैया, है ना, ठीक। और अंतिम है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आइदर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और कंटेन्स लोन पेयर। प्यारा है, बहुत मस्त है, और धीरे धीरे और एक्साइटमेंट आएगा, धीरे धीरे आप लोगों को और मज़ेदार लगेगा। और सारे जितने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है आज हम करके छोड़ेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं ये तो आप लोग कर चुके हो। अब सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कैसे करना है। इसकी पूरी मतलब एक तरह से आप लोगों के दिमाग में पिक्चर क्लियर नहीं हुई होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, अचानक से क्लियर नहीं होगी। जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको एकदम प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि बारात कैसे आती है और अरेंजमेंट कैसे करना होता है ना। तो सबसे पहले सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका, यदि आप लुईस स्ट्रक्चर्स जानते हो बहुत अच्छे से तो आप लोग सीधा हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर सकते हो। दूसरा तरीका, यदि आप लुईस स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं जानते हो लेकिन आप लोग जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को समझते हो तो भी आप इजीली कर सकते हो। तीसरा कैलकुलेशन बेस्ड है, तो तीनों तरीके सिखाता हूं आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप लोग क्या करने जा रहे हैं, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो सभी जितने भी सुपर ट्रिक और जितने भी इजीएस्ट ट्रिक फलाना डिमका जितने भी ट्रिक हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। फर्स्ट मेथड है यूजिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, यूजिंग लुईस
डॉट स्ट्रक्चर्स। यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पे, तो ऑब्वियसली आप लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना आ गए होंगे, ठीक। और यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बहुत बेनिफिट्स हैं। पूरे चैप्टर में आप लोगों को खुद एहसास हो जाएगा कि हर जगह लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत काम आती है। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम एक पोस्टुलेट का बेनिफिट उठाएंगे। आप लोग जानते हो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हर एक चीज कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बिना कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने लास्ट में पढ़ा था, आइदर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स या क्या रखते हैं, और कंटेंस लोन पेयर। तो या तो वो लोन पेयर रखते हैं या फिर उनमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं। किसी भी एक एटम में सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। यदि उन एटम्स के बीच में दो बॉन्ड हैं तो एक सिग्मा होता है, एक पाई। और यदि उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है प्यारे बच्चों, तो एक सिग्मा होगा, दो कैसे होंगे, पाई होंगे। क्यों? कल ही हम लोगों ने ओवरलैपिंग सीखा था और हमने सीखा था कि एक्सियल ओवरलैपिंग जब होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, जबकि पार्शियल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनते हैं। किन्हीं भी एटम्स के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये एक्सिस सिर्फ एक ही हो सकती है। इसका मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग एक ही हो सकती है। इसीलिए एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। इसका मतलब ये फाइंड आउट करना बहुत आसान है कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब दो एटम्स के बीच का हर एक बॉन्ड कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर? लोन पेयर हमें पता है, एक एटम पे यदि कहीं लोन पेयर किसी ने लगा रखा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने खूब सीखा है, ठीक। अब सीधा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, सीधा कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एक नंबर कैलकुलेट कर लीजिए, और इस नंबर को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स किसी एक एटम के। ध्यान रखना, पता चला पूरे सभी एटम्स के कैलकुलेट करके सम कर दी। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ एन एटम, किसी एक एटम के। हाइब्रिडाइजेशन हम एक मॉलिक्यूल में मान लो 5 एटम है, तो हर एक एटम का अपना खुद का हाइब्रिडाइजेशन होता है, सबका मिला के कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल या कंपाउंड का नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन एटम का होता है। तो जिस भी एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करो, उसके सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर काउंट कर लो। इससे पता क्या मिल गया आप लोगों को, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है किसे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक। अब यदि आप लोगों को नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यदि आप लोगों को पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अच्छा बहुत सरल ट्रिक्स हैं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं इसलिए आप लोगों को टाइम लग रहा है। बाकी जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत आसान है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, कितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ सकते हैं। इसी से हम लोग सीधा डिसाइड करते हैं व्हाट इज द काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है। यदि आप लोगों को नंबर 2 मिला तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp टाइप का, नंबर 3 मिला तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 टाइप का, नंबर 4 मिला तो sp3 टाइप का। अब ये नेम मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूं, आप लोग ऐसा समझिए, यदि 2 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमेशा शुरुआत s से होती है। सबसे पहला ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है वो s होता है। s के बाद में s के साथ एक क्या मिक्स हुआ होगा, एक p, तो 1s एंड 1p, sp2, क्योंकि टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो ऑब्वियसली एक क्या हुआ होगा s एंड 2 क्या हुए होंगे p। ऐसी sp3 तो 1s 3p ऑर्बिटल्स। अब p तो 3 ही होते हैं, px py pz, तो यदि 5 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें तो 1s 3p 1d। एक और भी हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp3, जिसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 1s के बाद में 3p एंड 1d, इतने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं। ऐसे 6 यदि आ गया तो अब आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, sp3d2 या फिर d2sp3। केमिकल बॉन्डिंग में d2sp3 का कोई खास लेना देना नहीं है, sp3d3 और d3sp3, फिर 8 आ गया तो आप d4 कर दो, sp3
D4 या D4sp3, इतनी दूर तक हमें जाना नहीं पड़ता, हमारे इतने बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं होते, एक एटम पे इतना स्पेस ही नहीं होता कि 8-8 एटम आ जाएं दूसरे, तो इतना स्पेस ही नहीं होता, इसलिए हम इतना आगे नहीं जा पाते हैं। तो अब ट्रिक की बात है कि ट्रिक क्या थी, तो ट्रिक सिंपल है, लुईस स्ट्रक्चर बना लो। देखो इस पूरे कॉन्सेप्ट से आप लोगों ने सीखना है, सीधा लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर एक एटम के लिए कैलकुलेट कर लो, जिसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। अब सीधा सीधा उस नंबर से देख लो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक, ये एक तरीका है। अब कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, तभी बात बनेगी। एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 5-10 एग्जांपल करके देखते हैं। इस मेथड की जो आप सीख रहे हो, इसकी खास बात ये इनफाइनाइट है, ये हर जगह अप्लाई होता है, कभी गलत नहीं होता। तो कुछ एग्जांपल्स आप लोग करके देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप लोगों ने ले लिया CH4, कार्बन पे इसकी लुईस स्ट्रक्चर बना लीजिए। कार्बन पे 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, ईच सिंगल बॉन्ड, ईच सिग्मा बॉन्ड। इट मीन्स कार्बन के लिए हमें फाइंड आउट करना है 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है तो सीधा 4 सम आ गई, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, और भी मेथड है, 3 मेथड सिखाऊंगा, आपको जो पसंद आए ना उसको यूज करिए, कहीं फर्क नहीं पड़ता, तीनों एक ही जैसे हैं, तीनों एक ही काम करते हैं। जैसे आप लोगों को मिला SO4 नेगेटिव। अब क्योंकि आपने लुईस स्ट्रक्चर यदि अच्छे से सीखे हुए हैं ना, तो आयन हो चाहे एटम हो, कोई फॉर्मूला, कोई मैथमेटिकल चीजें कुछ नहीं है भैया, सीधा सीधा सल्फर पे आप लोग जानते हो कोई लोन पेयर नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, क्योंकि सम कितनी आई थी, 4 आई थी। ऐसे आप लोगों को मिल गया NH4 पॉजिटिव। अब मैं कुछ भी रैंडमली उठा के 4 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। नाइट्रोजन H एंड H, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था जिसमें H पॉजिटिव था। तो कुल मिला के नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो नाइट्रोजन पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp3। इसका मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होता है? नहीं भैया, देखते हैं। ऐसे ही आप लोग देखिएगा, जैसे BeH2, तो बेरिलियम पे 2 हाइड्रोजन आप लोगों को जोड़ देने हैं। अब हर एक हाइड्रोजन कैसा है, सिग्मा बॉन्ड से बंधा हुआ है, इसलिए बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ऐसे ही आप लोग कुछ और एग्जांपल्स कर लीजिए, जैसे आप लोगों को यहाँ पे XeF6। अब जिनोन पे 6 फ्लोरीन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, मैंने टोटल 6 बना दिए, एक लोन पेयर, तो सम आई 7, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, तो 7, और 7 का मतलब sp3d3। अब आप लोगों ने d3sp3 नहीं लिया, हमेशा आपको डी लास्ट में ही लेना है। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब आप लोगों को डी डिसाइड करना होता है। इसलिए नॉर्मल कंपाउंड्स में जब पी ब्लॉक के कंपाउंड्स हो, सेंट्रल एटम पी ब्लॉक या एस ब्लॉक से हो, तो मस्त रहे, इनर डी कहीं यूज नहीं होता है, तो हमेशा डी बाहर की तरफ ही आएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे आप लोगों को मिला किसी एक ऐसे एटम मॉलिक्यूल को ले लेते हैं जिसमें मोर देन 1 सेंट्रल एटम हो, जैसे H2H2O7। अब इस वाले कंपाउंड में यदि लुईस स्ट्रक्चर जानते हो ना, तो आप लोगों को मगजमारी नहीं करनी है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन है। मैं तो हमेशा कहता हूँ लुईस स्ट्रक्चर की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि फिर आप लोग एग्जाम में सोचे नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे, आप आंसर दे रहे होंगे, और तभी तो रैंक आएगी भैया, ऐसे रैंक नहीं आएगी, है ना। तो देखिए, किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करिए। इस सल्फर पे आ जाइए, इस सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड है कितने, 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ इस ऑक्सीजन के सिग्मा बॉन्ड देखिए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इस ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी होगा sp3। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सभी एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, हाइड्रोजन में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, इसके पास एक ही ऑर्बिटल है। ऐसे इस सल्फर पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसका भी sp3। तो कुल मिला के इस मॉलिक्यूल में सभी एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को क्या मिला, sp3 मिला। और एग्जाम्पल आप लोगों का मन कर रहा है तो कर लीजिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे और करवा देता हूँ। जैसे एक डी ब्लॉक का एलिमेंट ले लेते हैं, MnO4 नेगेटिव। तो MnO4 नेगेटिव में आप लोग जानते हो, ये मैं डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा रहा हूँ। अब
इस मैंगनीज पे यदि आप लोग देखोगे तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऐसे ही आप लोगों को जैसे और कोई एग्जांपल लेना है, जैसे आप लोग ले लीजिए sf4, तो sf4 में 4 फ्लोरीन एटम है और 1 लोन पेयर है। अब मेरे को लुईस स्ट्रक्चर अच्छे से याद है, आपको भी याद होंगे यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ये सबसे इंटेलिजेंट तरीका है क्योंकि इसमें हमें यहाँ पे मेहनत नहीं करनी, हमने जो मेहनत करनी थी ये 5 है तो sp3d। यदि हमने लुईस स्ट्रक्चर पे मेहनत कर ली तो इस चैप्टर में हमें कहीं मेहनत नहीं करनी। तो प्यारे बच्चों ये आसान है, आराम से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यदि आप लोग लुईस स्ट्रक्चर जानते हैं तो किसी भी एग्जाम्पल को आंख बंद करके सॉल्व कर देंगे, है ना। चलिए ये तरीका हो गया। दूसरे तरीके पे चलते हैं, सेकंड मेथड पे चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा तरीका बताता हूं आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों को अब यहां पे लिखा हुआ दिख रहा होगा मेथड नंबर 1, 2, 3। फर्स्ट मेथड आप लोगों को मैंने अभी भी सिखाया लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। सेकंड मेथड है यूजिंग कैलकुलेशन और थर्ड है दोनों का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, 2 का मतलब होता है sp3 का मतलब होता है sp2, ऐसे ही 4 का मतलब होता है sp3। तो ये तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा। 5 का मतलब sp3d, आउटर d ऑर्बिटल रखिए, बाहर की तरफ रखिए। 6 का मतलब sp3d2, 7 का मतलब sp3d3। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड में आप लोगों को करा चुका हूं, अब सेकंड मेथड पे आ जाते हैं। सेकंड मेथड में एक फॉर्मूला है, वो जो नंबर कैलकुलेट करना है उस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पे, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे लिखना है प्लस मोनोवैलेंट एटम्स, यहाँ पर m के नीचे मैं a लिख रहा हूँ, माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज। बस ये खत्म बात। अब इन सबको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये है मोनोवैलेंट एटम्स, ये है कैटायनिक चार्ज और ये है एनायनिक चार्ज। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे यार बोली इतने कॉम्प्लेक्स मेथड का ही सिखा रहा है ना, लोग तो सीधा ही बता देते हैं यार, बोले क्या करते हो, कैलकुलेशन क्यों करते हो, काहे कि लुईस स्ट्रक्चर में सीधा सिखाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बार, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगेगा, एक बार आप लोगों को मेहनत लगेगी और मैं गारंटी से कह रहा हूँ एक बार आप गो थ्रू हो गए, एक बार आपने तीनों मेथड्स को सीख लिया, आप खुद आंख बंद करके बिना कैलकुलेशन के, बिना लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए, फिर आप लोगों को मजेदार लगेगा। इसमें मैंने सिखाया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम्स जिनकी वैलेंसी एक हो, कैटायनिक चार्ज, एनायनिक चार्ज, ठीक, इनका हाफ कर देना है। इस मेथड को अप्लाई करते हैं सबसे पहले एक सिंपल से कंपाउंड पे, जैसे CH4। ध्यान से देखना, CH4 पे इस नंबर को कैलकुलेट करना है तो हाफ लगा दीजिए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने होते हैं, तो ऐसे याद रखिए कार्बन 14th ग्रुप है, 14th ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 या NH2NP2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14 में, तो 4 प्लस का साइन लगा दीजिए। हाइड्रोजन मोनोएटॉमिक है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन मोनोएटॉमिक को क्या कर दीजिए +4, माइनस कैटायनिक चार्ज कोई नहीं है, इस मोलिक्यूल पे चार्ज कितना है ये देखना है, और एनायनिक चार्ज कितना नहीं है, 0 है। तो 4 + 4 8, और भाई प्लस माइनस कोई 0 नहीं होगा क्योंकि चार्ज है ही नहीं, तो नंबर मिल गया आप लोगों को 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। आसान है, सेम वैसे ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग करके देखिए। फॉर एग्जांपल XeOF4 सेंट्रल एटम, जिनोन के लिए वो नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, ऑक्टेट कंप्लीट होता है क्योंकि नोबल गैसेज हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम्स। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, जबकि फ्लोरीन कैसा है, मोनोवैलेंट है, तो फ्लोरीन को लिखिए, ऑक्सीजन को मत लिखिए। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है और 4 फ्लोरीन एटम है, प्लस भी 0 होगा, माइनस भी 0 होगा क्योंकि चार्ज कोई नहीं है। 8 + 4 12, 12/2 6,
6 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, sp3d2। और आप लोगों को यही हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, चाहे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बना के देख लीजिए। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, SO4 2 नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज लगा के देखते हैं आप भी क्या याद रखोगे। तो सल्फर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर, सल्फर के लिए नंबर कैलकुलेट करें तो सल्फर के लिए हाफ तो लगाना ही है। सल्फर 16th ग्रुप का है, 16th ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, मोनो एटॉमिक आयन एटम 0 हैं। कोई मोनो एटॉमिक नहीं है यहाँ पे, मोनो एटॉमिक मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक कोई नहीं है। कैटाइनिक चार्ज है क्या? नहीं है, लेकिन एनाइनिक चार्ज है। कितना है? -2, तो यहाँ पे -2 मत कर देना, +2 उल्टा करना है, कैटाइन के लिए माइनस, एनाइन के लिए प्लस। ठीक है, 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 4, तो NS = 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये सब पे काम करता है, ये भी इनफाइनाइट है, सभी मेथड्स इनफाइनाइट हैं। ऐसी एक कैटाइन लेते हैं जैसे NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन के लिए नंबर कैलकुलेट करिए तो हाफ डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 15th ग्रुप है ये, प्लस मोनो एटॉमिक एटम कितने हैं 4, माइनस कैटाइनिक चार्ज प्लस एनाइनिक चार्ज 0, एनाइनिक नहीं कैटाइनिक 1 है, तो ये हो गया 5 + 4 9 - 1 8/2, तो 8/2 होता है 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3। एग्जैक्टली सारे आंसर करेक्ट आएंगे, सारे के सारे आप लोगों को मैंने कैटाइन, एनाइन, मॉलिक्यूल, जिनोन वाला, कार्बन वाला, हर तरह के एग्जाम्पल आप लोगों को करा के दिखाए हैं। ये भी इनफाइनाइट है, ये भी हर जगह लगता है। अब जनरली आप लोगों ने दोनों मेथड सीख ले, यदि आप अच्छे से लुईस स्ट्रक्चर बनाना जानते हो, आपको कॉन्फिडेंस है कि यही लुईस स्ट्रक्चर होगा, तब हाइब्रिडाइजेशन इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। यदि आप लोग उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझते हो, तो मेरे को नहीं लगता ये कोई कॉम्प्लेक्स मेथड है, एक फॉर्मूला छोटा सा आप लोगों को जरूर याद करना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले को यदि आप लोग याद कर लो तो बात बन सकती है। अब देखिए, इतना सा फॉर्मूला लर्न करना है, तो इसमें भी कोई बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जनरली हम कैसे करते हैं, जनरली आप लोगों को कैसे करना है, तो इसका कॉम्बिनेशन मेथड 3 सीखते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, थर्ड मेथड करते हैं। बहुत आसान मेथड है, और फर्स्ट एंड सेकंड भी बहुत आसान थे, लेकिन थर्ड इनसे भी ज़्यादा आसान है। तो थर्ड मेथड में आप लोगों को क्या करना है? थर्ड मेथड में सबसे पहले स्टेप 1 आप लोगों को क्या करना है? स्टेप 1 में फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम, जिसके लिए भी आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना चाहते हो, उसके लिए क्या कर लो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लो। ठीक, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के बाद में स्टेप सेकंड आप लोगों को उठाना है। स्टेप सेकंड की सराउंडेड एटम्स कितने हैं ये देख लो, ये काउंट कर लो। स्टेप थर्ड, इन दोनों से आप लोगों को फाइंड द लोन पेयर। अब इसी से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे तो आप लोगों ने कोई भी एक तरीका अप्लाई करना है, तीनों को सीखने की ज़रूरत नहीं है। 3 अलग अलग इसलिए क्योंकि अलग अलग लोगों का टेस्ट अलग अलग होता है, तो आपको जो वाला पसंद आए ना उसको अप्लाई करिए। मैं आप लोगों को सारे मेथड्स बता रहा हूँ बस, है ना। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। जैसे CH4, सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब दूसरा क्या करना है? सराउंडेड एटम्स, तो सराउंडेड एटम्स कितने हैं? सराउंडेड एटम्स है 4। ठीक, अब क्या करो? लोन पेयर फाइंड आउट करना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 एटम थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 0। ध्यान से देखना, 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन पे, है ना, और 4 ही एटम थे, सबने बॉन्ड बनाया होगा, तो ऑब्वियसली कितने बच गए? 0, तो लोन पेयर हो गए 0। अब इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 4 बॉन्ड है, इसका मतलब आप लोगों को एग्जैक्टली चारों के चारों जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू 4 आएगा, और 4 के अकॉर्डिंग क्या आ गया? sp3। एक दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं, मज़ा नहीं आया होगा आप लोगों को। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। NH3, अब नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। कितने बॉन्डेड एटम्स हैं?
तो एटम्स हैं 3, 3 हाइड्रोजन एटम है, 5 में से 3 माइनस कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। एक लोन पेयर बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो 3 तो बन गए बॉन्ड, एक हो गया लोन पेयर। तो जो नंबर आप कैलकुलेट कर रहे थे वो हो गया 3 + 1 मतलब 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या? 3 + 1 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। ओवरऑल यदि आप अकल लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, तो आप लोगों को इसके कंपेरेटिवली फर्स्ट सेकंड बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि फर्स्ट में सीधा सीधा हम हाइब्रिडाइजेशन के पोस्टुलेट को यूज कर रहे थे कि सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर कैलकुलेट कर रहे थे। दूसरा तो सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को सीधा कैलकुलेट करना है, और बाई चांस आप लोग कुछ भूल भाल जाओ तो आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे सल्फेट आयन आप लोगों ने लेना है, तो सल्फर पे सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए। अब सल्फर पे पहले से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, और 2 इलेक्ट्रॉन -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इस पे हैं। अब कितने एटम्स इस पर बॉन्डेड हैं? तो 4 एटम इस पर बॉन्डेड हैं। 4 एटम यदि बॉन्डेड हैं तो इसका मतलब 8 में से 4 यूज हो गए। कितने बच गए? 4 कैसे यूज हो गए? एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो कितने बॉन्ड इसने बना लिए? 8 बॉन्ड बना लिए। तो इसके पास लोन पेयर के नाम पे क्या बचा? 0। अब कितने एटम हैं सीधा सीधा कैलकुलेट कर लीजिए। एक्चुअल में इसमें नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? एटम्स प्लस लोन पेयर। कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर? आप लोगों को इतनी देर में से पता चल गया होगा। एटम्स प्लस लोन पेयर, जैसे आपने पहले वाले में एटम कितने थे? 4 थे, सराउंडेड एटम प्लस लोन पेयर 0 थे, नंबर आया 4। इसमें सराउंडेड एटम थे 3, एक लोन पेयर। तो फॉर्मूला यहाँ पे है एटम्स प्लस लोन पेयर। फॉर्मूला क्या है इसके लिए? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ एटम्स प्लस लोन पेयर। प्यारे बच्चों बहुत आसान है ये, बस लोन पेयर कैलकुलेट करना आप लोगों को। अब एटम्स कितने हैं? तो एटम कितने हैं? 4, लोन पेयर कितने हैं? 0, तो इसका मतलब sp3। अब आप लोगों को ये बहुत आसान लगने लग गया होगा। एक एग्जांपल फटाफट से खुद से करके देखिए, जैसे SO3-2। अब मैं सीधा कर रहा हूँ। सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 + 2 मतलब 2 नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कितने एटम हैं? 3 एटम हैं। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2, तो टोटल कितने बॉन्ड बन गए? 6। तो एटम्स कितने हैं प्यारे बच्चों? 3। तो लोन पेयर कितने होंगे? तो एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक एटम डबल बॉन्ड बनाता है, तो 3 एटम बनाएंगे 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो लोन पेयर बच गया 1। तो नंबर कैलकुलेट करना है तो 1, और यहाँ से क्या कर लेना है? एटम, तो एटम हो गए 3, तो एटम कितने हो गए? 3, तो ये आ गया 4। अब SO3-2 में भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा आया? हाइब्रिडाइजेशन आया अपना 4 मतलब sp3। समझ में आ रहा होगा? ये भी आसान है। और भी आप लोग को एग्जांपल करना चाहो, जैसे NH4 पॉजिटिव कर लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक प्यारा सा NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, 5 में से 1 हटा दो, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 ही एटम है, एटम कितने हैं? 4, तो एक एटम हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, 4 - 4 0 लोन पेयर है। इसका मतलब आप लोगों को जो नंबर कैलकुलेट करना है उसमें 4 एटम प्लस 0 = 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। इसमें क्या करना है देखो, अब आप लोगों के पास 3 चीजें हैं। इसमें फॉर्मूला कैसा था? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज, इस पूरे का हाफ कर देना है, इससे नंबर आएगा। इसमें स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो, तो सभी सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट कर लो। और इसमें आप लोगों को मैन्युअली लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं, मैन्युअली आप लोगों को एटम कैलकुलेट करने हैं, वैलेंसी भी मैनुअल देखनी है। तो ये अब आपका जो है वो सिनेरियो है, आप लोगों की थिंकिंग है, आप लोगों को कौन सा डाइजेस्ट हो रहा है, आप वो वाला मेथड यूज करिए। मेरी तरफ से मैंने तीनों बता दिए हैं, तीनों इनफाइनाइट है, तीनों हर जगह लगते हैं। मैं पर्सनली कौन सा यूज करता हूँ, क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सभी लुईस स्ट्रक्चर्स याद हो जाते हैं, तो मैं लुईस स्ट्रक्चर वाला मेथड यूज करता हूँ। और कहीं कहीं आप लोगों को लुईस स्ट्रक्चर में डाउट हो तो सेकंड मेथड यूज कर सकते हो, थर्ड भी आप लोग यूज कर सकते हो। मेरे को थर्ड थोड़ा सा कम पसंद है, क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन में टाइम लगता है। फालतू में इतना टाइम क्यों लगाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है।
हम तो यूं करेंगे सीधा, और सीधा वाला मेथड है लुईस स्ट्रक्चर। मैंने प्रायोरिटी उसी हिसाब से दी है, बाकी आप लोगों की अपनी अपनी पसंद है। तो एक स्क्रीनशॉट हो जाए, फिर हाइब्रिडाइजेशन पे डिटेल में आते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए आगे वन बाय वन हाइब्रिडाइजेशन पे काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे प्यारा सबसे छोटा एग्जांपल लेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन। यहीं से हम लोगों को सीखने को मिलेगा क्यों बारात आती कैसे है, अरेंजमेंट होता कैसे है। सबसे पहली बात, एसपी हाइब्रिडाइजेशन के दौरान एक एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल होता है, जो कि नॉन डायरेक्शनल होता है, ये मिक्स होता है किसी एक पी के साथ, किसी भी एक पी के साथ। इट मे बी पी एक्स, पी वाई, पी जेड, क्योंकि सभी डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वन एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल मिक्स होता है वन पी ऑर्बिटल के साथ, एक पी ऑर्बिटल के साथ मिक्स होता है। इस मिक्सिंग का रिजल्ट होता है कितने ऑर्बिटल, देखो एक एक रूल को फॉलो करना है। ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का कोई नामो निशान नहीं है। तो दो ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया तो दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, एंड ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप एंड एनर्जी। तो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक, अब इनका स्पेस अरेंजमेंट कैसा होता है? तो स्पेस अरेंजमेंट ये बहुत जरूरी है। स्पेस अरेंजमेंट, इनका स्पेस अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि ये एक दूसरे के साथ लीनियरली अरेंज होते हैं, क्योंकि दो ही ऑर्बिटल हैं, इन्हें मैक्सिमम दूरी बनाए रखनी होती है एक दूसरे से, क्योंकि इन पे आके कौन जुड़ेगा, एटम जुड़ेगा, या फिर इनमें क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो इन्हें मैक्सिमम डिस्टेंस बना के रखनी है ताकि इनके बीच में स्टेरिक क्राउड, हिंड्रेंस, रिपल्सन कुछ भी नहीं हो। इस छोटे वाले को हम हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस बड़े वाले को ही देखते हैं। इस छोटे वाले को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। तो ये इलाका है और एक ये इलाका है। तो इस अरेंजमेंट में सेंट्रल एटम यहाँ पे है और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी एक sp ऑर्बिटल है, ये भी एक sp ऑर्बिटल है। इन दोनों के बीच का एंगल होता है 180 डिग्री, एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड लीनियर अरेंजमेंट। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो ऑर्बिटल मिक्स हुए, इससे एक नया ऑर्बिट, दो नए ऑर्बिटल बने, दोनों का स्पेस अरेंजमेंट ऐसा हुआ, लीनियर अरेंजमेंट हुआ। एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं, एंड एग्जांपल है BeH2। ध्यान से देखना। इनिशियली आप बेरिलियम पे चलिए सबसे पहले। तो बेरिलियम आप लोग जानते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा। 4 एटॉमिक नंबर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है हीलियम 2s2 2p0। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्यों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा थोड़ी ही देर में। अब यदि आप लोग देखें तो S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि ये एक्साइटेड स्टेट हो तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, P में चला जाएगा। तो ऑब्वियसली देयर आर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बेरिलियम। अब यदि ऐसे नॉर्मली सोचा जाए तो बेरिलियम पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है, 2s में है, और 2s कैसा है, स्फेरिकल है। एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो एक्चुअल में कहाँ है, P में। अज्यूम दैट इट इज Px, ये 2Px है। तो ऑब्वियसली अब आप लोग यदि ध्यान से देखेंगे तो अभी इसका ये अरेंजमेंट है। अभी इसका अरेंजमेंट ये है कि एक इलेक्ट्रॉन इस स्फेयर में कहीं कहीं घूम रहा है, मजे से जिंदगी काट रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस P में कहीं कहीं घूम रहा है, कहीं कहीं ये मतलब x एक्सिस पे मान लेते हैं, z एक्सिस पे मान लेते हैं, किसी एक एक्सिस पे है। अभी ये इसका अरेंजमेंट है जब बॉन्डिंग नहीं हुई है। कभी भी आइसोलेटेड एटम में, अकेले एटम में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। हम घर पे जब सामान्य जीवन जी रहे होते हैं तो ऐसे नहीं टेंट लगा के बैठ जाएंगे, सामियाने बांध लेंगे, है ना, ऐसा हम नहीं करते। हम तभी करेंगे जब बारात आएगी। तो अब इस बेरिलियम पे बारात आ रही है, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम इस पे आना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर इसको एनवायरनमेंट मिला कंबाइन होने का, जिसमें ये बॉन्डिंग कर सके, जिसमें केमिकल रिएक्शन कर सके। तो उस एनवायरनमेंट में जब बेरिलियम हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा था तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक हाइड्रोजन को आप कहाँ जोड़ोगे इसमें से, ये तो स्फेयर है, ये तो नॉन डायरेक्शनल है। तो हाइड्रोजन को यहाँ कहाँ जोड़ना है, और Px में इधर की साइड जोड़ना है या उधर की साइड जोड़ना है। तो कैसे डिसाइड करोगे स्पेस में हाइड्रोजन को कहाँ रखना है?
तो बेरिलियम इस बारात के लिए एक अरेंजमेंट करता है इस एक s को और एक p को। यहाँ से आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें है वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता, भूल जाओ। इससे पहले मैं हजारों बार बता चुका हूँ, हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी एग्जाम्पल्स में आप खुद ही समझ जाओगे, है ना। ऐसा नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। हम डिसाइड करते हैं इस BeH2 में इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के, इसकी सम आती है 2। हम डिसाइड करते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है थ्रू लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या फिर आप लोग जो मेथड आप लोगों ने सिखाए हैं या फिर कैलकुलेशन करके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट सबसे पहले कर लीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट बाद में। तो हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है BeH2 में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp होगा। इसका मतलब हमने यहां से डिसाइड नहीं किया, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड नहीं किया। अब ये दो ऑर्बिटल हमें पहले से पता है, एक s और एक p की मिक्सिंग होगी, तो एक s और एक p बेरिलियम पे इस तरह से मिक्स होंगे। देखो p इलेक्ट्रॉन यहां और यहां इतनी दूर पे फैला हुआ है। अब ये एक sp ऑर्बिटल आ गया है बेरिलियम पे, और ये दूसरा sp ऑर्बिटल आ गया। हम लोग जानते हैं दोनों sp ऑर्बिटल लीनियरली अरेंज्ड होंगे 180 डिग्री पे। अब आप लोग समझिएगा कि बेरिलियम पे जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी पूरे बेरिलियम के स्फेरिकल एरिया में सिर्फ और सिर्फ यहां मैक्सिमम है। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में है। आप इसके अलावा इस इलेक्ट्रॉन को यहां वहां नहीं देख सकते। ये अंगेज होने जा रहा है ना, इसका ब्याह होने जा रहा है। अब ये कई तो सपने लेने लगे होंगे कि मेरा भी होगा, जिस दिन तेरा मेरा ब्याह होगा। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है बेरिलियम में एकदम सेट कर दिए बारात आने के लिए, बारात का नाश्ता यहाँ करवाना है, फेरे यहाँ करवाने, etc। अब हाइड्रोजन आया। अब हाइड्रोजन जो है वो सन्यासी है, इस पे एक ही ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल को क्या हाइब्रिड करना है, क्या अनहाइब्रिड करना है। तो वही हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इसके साथ शेयर होने का मतलब है एक ऐसा एरिया हाइड्रोजन ने डेवलप कर लिया जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कॉमन एरिया में पाए जाएंगे। ऐसे ही सेम इस हाइड्रोजन ने भी, दूसरे हाइड्रोजन ने भी ऐसा एक अरेंजमेंट बना लिया है। अब ये मैरिज हो चुकी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन एटम है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा कि इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसने बहुत सारे एटम्स जोड़ने थे और इसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करनी थी। अब ये दोनों पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, इनमें इन दोनों एटम्स में किसी टाइप का कोई रिपल्सन नहीं है। और कल हम जब ओवरलैपिंग थ्योरी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा था sp ओवरलैपिंग। आज हम बात करेंगे, इसके टर्म बदल देते हैं, ये s है और ये कौन सा है, sp, तो sp ओवरलैपिंग है। ये sp है, ये s है। तो ये ओवरलैपिंग कैसी है, ये डिपेंड करता है आपने किस ऑर्बिटल को यूज किया है। अब इस बेरिलियम की यदि आप लोग शेप या जियोमेट्री की बात करोगे तो ये है हाइड्रोजन एटम, 180 डिग्री पे आप लोगों को दूसरा हाइड्रोजन एटम मिल जाएगा। क्या अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने सिग्मा बॉन्ड बनाए, ऑब्वियसली बेरिलियम पे कोई लोन पेयर था ही नहीं, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। एंगल है कितने, 180 डिग्री। और अब कोई पूछे जियोमेट्री क्या है, तो जियोमेट्री क्या होगी, जियोमेट्री होगी लीनियर। आप लोग खुद देख के ही पहचान रहे हो, सीधा सीधा गाय जैसा है, एकदम सीधा 180 डिग्री पे लीनियर जियोमेट्री है। तो थोड़ा थोड़ा ये एक एग्जाम्पल बीच में लिया है मैंने, मैं एग्जाम्पल्स हमेशा बाद में लेता हूँ, एक एग्जाम्पल बीच में लिया है ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि पिछले 1 घंटे से मैं चिल्लाए जा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन बारात आएगी कैसे। अब आप लोग समझ रहे होंगे, एक एटम जब बॉन्डिंग करता है तो उससे पहले अपने सभी ऑर्बिटल्स को रीअरेंज करता है इस तरीके से कि जब मॉलिक्यूल बने तो वो बेस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल हो। अब सबसे पहले हम लोगों को सीखना है कि वेरियस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में जियोमेट्री क्या होती है, एंगल्स कितने होते हैं, और फिर उसके डिटेल्ड एग्जांपल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2 में ये सब आप लोगों को मैं कराने वाला हूँ। पार्ट 1 में इतना ही प्यारे बच्चों। अभी भी यदि आप लोग वीडियो देख रहे हो तो फिर वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यदि आप लाइक करते हो तो मेरी एनर्जी डबल हो जाती है, मैं और ज़्यादा एक्साइट होकर काम करता हूँ। बस इतनी सी गुरु दक्षिणा आप लोगों से मांगता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं मांगता। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर किया करो। हमारी फैमिली के ग्रो करने का एकमात्र तरीका है
मैं, आप लोग जानते हो, मैं मतलब आप लोगों से कोई इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इतना सा सपोर्ट ले रहा हूँ ताकि मेरे वीडियोस बाकी लोगों तक पहुंच सके, और ये आप ही कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2 जल्द ही रिलीज होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जेई मेन, एडवांस्ड नीट, सभी पेपर, सभी पार्ट यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो आज ही सब्सक्राइब कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।